Hello dear students, today we will discuss about all the formula of 10th class mathematics. The first chapter is real number. Real number के सभी फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हैं. Let's see. Real number are simplify the combination of rational number and irrational number in the number system. यानी कि रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही रियल नंबर कहते हैं. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर सिंप्लीफाई क्यू से नोटिफाई किए जाते हैं. क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आई. आई मतलब इंटीजर नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो. ये जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर के एग्जाम्पल 1/2, 3/2, -5/4, 3, 0, 6, 7/5. These are example of real numbers. Next है irrational number. The number which are not rational and cannot be written in the form of P/Q. मतलब irrational number वह नंबर है जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते. बाई एग्जाम्पल पाई और ई, √2, √3, √5, 2/12, 13, 14, ... ये भी एक इरेशनल नंबर है. फिर है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 2 एकमात्र एक ऐसी नंबर है जो इवन होते हुए भी एक प्राइम नंबर है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपके रियल नंबर में से इसमें से क्वेश्चन पुटअप होगा. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, A और B कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, जैसे 4 और 9 ऐसे वगैरह. तो इनके HCF और LCM और दो पॉजिटिव इंटीजर में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार होता है. HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B. सेकेंड चैप्टर इज पोलिनोमियल. पोलिनोमियल मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तब वो पोलिनोमियल कहलाएगा. तो पोलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर का मतलब रैखिक, पोलिनोमियल मतलब बहुपद. एक ऐसा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है. कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री उसका हाईएस्ट पावर होती है. तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल ax + b या 2x - 3. ये इनकी ये जो x की पावर है 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पोलिनोमियल है. सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक नाम से मतलब पावर 2. क्वाड्रेटिक मतलब ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर. तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल ax² + bx + c. और एग्जांपल है 2x² + 3x + 4, x² + x + 5. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. फिर है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल. अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके जो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके 2 जीरोज होंगे क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 है. तो अगर कोई 2 पावर का, अगर 2 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज के नंबर भी 2 होंगे. अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके जीरोज 1 होंगे. सिमिलरली रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल. इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके जीरोज हैं. तो इफ ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन ax² + bx + c, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. If a quadratic polynomial
zeros alpha and beta given, then a quadratic polynomial is। यदि आपको अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के एग्जाम में कि यदि हम आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन कर रहे हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तब आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों में रैखिक युग्म। तो इसमें सिर्फ 3 कंडीशन है, वो आपको याद करनी है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1, b1 और c1 ये कोफिशिएंट है और x और y वेरिएबल है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। यानी कि ये 3 सिचुएशंस हो सकती है अगर आप इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पहली सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन इज a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल, और लाइनें एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों इक्वल हो जाएं, तो इसके कई सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और लाइनें कॉन्सिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन ये है, इसी के ऊपर एक लाइन और आ गई, तो इसको कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। सो नो सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ये लाइनें कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फोर्थ चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब की बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस एक्सरसाइज में से आपके 4 नंबर का एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, मतलब अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट आपको फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। फिर है एक क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज 3 प्रकार के वो रूट रख सकती हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो 3 प्रकार के उसके रूट हो सकते हैं। उसका डिस्क्रिमिनेंट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब दो अलग अलग वास्तविक रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, माइनस में है, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए, तो उसका कोई नो रियल रूट्स होगा, इसका कोई रूट्स नहीं होगा। फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो मतलब द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। सेकेंड फॉर्मूला है द nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। थर्ड, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपको इफ
लास्ट टर्म दे रखी हो, इफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल दे रखी हो, गिवन हो, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एन अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें ये एक ही थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एक कोई ट्राइंगल, कि अगर ये एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इस बी सी के पैरेलल एक कोई लाइन है जो इस ट्राइंगल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट है डी और ई, तब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद करना आप इसको। सेकंड है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्राइटेरिया, शर्त क्या है? देखिए, एंगल हो सकता है, साइड हो सकता है, और साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया है, याद रखना आप इनको। 7th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें एक्स एक्सिस यानी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसिया भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस फॉर्मूला, यदि आपके पास में ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तब इनकी P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए कि ये एक कोई पॉइंट है P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और Q कोई एक और कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इनके ये जो एक लाइन बनी है इस पर एक कोई और कोऑर्डिनेट है, इस पर कोई एक और कोऑर्डिनेट है O x और y। ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। x इज इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 8th चैप्टर है आपका इंट्रोड्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति पूरी की पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस। ये थीटा कोई एक एक्यूट एंगल है, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और थीटा की एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कुछ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब वो टेबल आपको अभी मैं याद करवाता हूँ। देखिए, आपको 5 नंबर लेने होते हैं। सबसे पहले आपने नंबर लिया 0, फिर 1, फिर 2, 3 और 4। इन सब को आपको डिवाइड करना है 4 से आपने इसको डिवाइड किया। इसके ऊपर आपको रूट लगा देना, अंडर रूट, ये आपने अंडर रूट लगा दिया। अब आपको यहाँ पर 6 फंक्शन लेने होते हैं, और यहाँ पर आपको पता है स्पेसिफिक एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री। फिर अपन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपने 6 फलन हो गए, 6 फंक्शन हो गए। ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब आपको क्या करना है, जीरो में अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं, जीरो को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो जीरो होता है, और जीरो का अंडर रूट भी जीरो ही होता है। तो आपके पास में साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। फिर 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर है 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, 4 से 2 टाइम। 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती नहीं है, तो अंडर रूट 2। फिर अंडर रूट 3 का कोई स्पेशल मान होता नहीं है, अंडर रूट 3 और 4 का 2 होता है। 4/4 का मतलब 1, 1 को 1 का अंडर रूट 1। अब कोस थीटा की ये वैल्यूज आप ऐसे इन्वर्स कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 यहाँ, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। फिर अभी आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा को आपको डिवाइड करना है कोस थीटा से, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे √3/2 से तो आएगा 1/√3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो √3। 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइटी। फिर टेन थीटा इसका उल्टा है, तो ऐसे लिख दीजिए, इनफाइनाइटी इधर, √3 इधर, 1 और ये 1/√3 और ये 0। सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इनवर्स ऐसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 का तो 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइटी। फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का होता है, या फिर इसको ऐसे सेट कर सकते हैं आप, इनफाइनाइटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। ये आपकी स्पेसिफिक एंगल्स हैं, आपको याद करनी होगी। 2-3 बार आप देख लीजिए वीडियो को, आसानी से आपको याद हो जाएगी। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से आप 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 8th चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 ही चीजें आपको याद करनी है, और कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपको याद करने होंगे। जैसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. Example, the case when we raise our head to look at the object. मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये एक समतल कोई एक प्लेन यहाँ पे कोई प्लेन जमीन है, तो यहाँ पर एक बबली खड़ी है, बबली इस बिल्डिंग को ऊपर देख रही। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब बबली ऊपर की तरफ देखती है। और ये तो हो गया फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। और बबली अगर बिल्डिंग के ऊपर आ गई और नीचे की तरफ देखती है, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बनता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव एंगल हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और इस चैप्टर में आपको ये याद रखना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये याद रखने होंगे और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा 10th नंबर का चैप्टर है सर्किल। फर्स्ट है इसमें सेकेंड लाइन ऑफ ए सर्किल। अगर कोई ये एक कोई सर्किल है, इसको अगर आर पार होते हुए ये कोई लाइन जाती है तो इसको सेकेंड लाइन कहते हैं। फिर है टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्किल। ये एक कोई सर्किल है, इसके एक पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो वो हो गई टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये टेंजेंट पर ये जो आपने रेडियस खींची है आर, ये टेंजेंट के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। याद रखना, ये जो टेंजेंट है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस आर के साथ में। फिर है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। यदि ये एक कोई सर्किल है, अगर इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, ये कोई अंदर पॉइंट है, तो इससे आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट इसके सर्किल के इनसाइड में है तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर यदि ये एक कोई सर्किल है और इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है, यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट है तो इससे आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो यहाँ पर उसका नंबर हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। अब यदि ये कोई पी पॉइंट है, आउटसाइड है, ये कोई सर्किल है, इसके आउटसाइड है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपकी 2 टेंजेंट। और हमेशा टेंजेंट की जो लेंथ है, जैसे पी ए और पी बी, ये हमेशा इक्वल होती है। पी ए इज इक्वल टू पी बी होती है। और ये जो रेडियस के साथ में एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। यहाँ भी ये जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू होगा पी बी, मतलब ये जो टेंजेंट की जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट चैप्टर इज 11 नंबर चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। कोई भी ये एक आर रेडियस का एक सर्किल है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ये कोई आर रेडियस का एक सर्किल है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, और अगर कोई इसकी 2 रेडियस हैं और वो दोनों रेडियस एंगल थीटा पर ऐसे एक दूसरे से ऐसे सिचुएटेड है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो यहाँ पर एक सेक्टर बनता है। इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर है ये जो लाइन है, ये जो आर्क बन गया, ये इसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल थीटा एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यानी कि ये एक कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये इसकी रेडियस है आर और ये भी इसकी रेडियस है आर। तो ये ए और बी तक की ये जो आर्क है, ये ए से बी तक का जो आर्क बन गया, इसकी लेंथ होती है एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। फिर है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए सब फॉर्मूला। नंबर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस साइड सरफेस एरिया के फॉर्मूला है, उस साइड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। इजी फॉर्मूला है, याद करने होंगे आपको। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6L square. Curved surface area of a cylinder is equal to 2 pi RH. Total surface area of a cylinder is equal to 2 pi R into S plus R. Curved surface area of a cone is equal to pi RL. Total surface area of a cone is equal to pi R into L plus R. Slant height of a cone L is equal to under root H square plus R square. Surface area of a sphere is equal to 4 pi R square. Surface area of a hemisphere is equal to 2 pi R square. Total surface area of a hemisphere is equal to 3 pi r square. इस साइड वॉल्यूम ऑफ एस क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू
4/3 pi r cube and volume of a hemisphere is equal to 2/3 pi r. 13 नंबर चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, 13 नंबर का ही है 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मीन डायरेक्ट मेथड से x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एज्यूम्ड मीन मेथड से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, स्टेप डेविएशन मेथड से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। फिर है मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थर्ड नंबर पर है मीडियन l इज इक्वल थर्ड नंबर पर है मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f इंटू। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इजी सा प्रोबेबिलिटी। ए की फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और कुछ स्टेटमेंट है वो आपको याद करने होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज एन नंबर PE सच दैट, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा या उसके इक्वल और 0 से बड़ा या उसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि PE इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच।